नवाज। आज हम आपको बच्चों पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्रेश और न्यू टॉपिक जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना रजिस्टर निकालें और हेडिंग लगा लें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जी बेटा, हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और ब्रैकेट में लिखे बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको चंद बातें बताऊंगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, आइए जी शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको इस एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस पढ़ाएंगे। बच्चों, लॉर्ड रदरफोर्ड नामी साइंसदान ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया, बल्कि लातादाद एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों, अल्फा पार्टिकल एक खास किस्म का पॉजिटिव पार्टिकल होता है जो कि रेडियो एक्टिविटी के अमल में निकलता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बच्चों बिखरना। स्कैटरिंग, बिखर जाना, मुंतशिर हो जाना। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने 1911 में परफॉर्म किया। इस तजर्बे के दौरान न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई पहली दफा एटम में। और बच्चों, इस डिस्कवरी के साथ रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश किया एटम के मुतालिक, जो कि सोलर सिस्टम के मुमासिल होता है। इस तरह सोलर सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एटम का मॉडल रदरफोर्ड ने पेश किया। बच्चों, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। बच्चों, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, उसको हम सन कंसीडर कर सकते हैं, जबकि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स कंसीडर किए जा सकते हैं। इसी वजह से बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्लैनेट वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को बच्चों हम मिनिएचर सोलर सिस्टम कहते हैं। ये बच्चों इस तजर्बे की इब्तिदा हो गई। तो ये जो तजर्बा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इस तजर्बे के दौरान न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। सो बच्चों, कुछ बच्चे आए, मैं उन लोगों को ऐड कर लूं, फिर आप दोबारा से लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। आइए बच्चों, आपको ये एक्सपेरिमेंट बताते हैं। तो अब हेडिंग आपके पास लगी होगी, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या इसका नाम बच्चों अभी हमने बताया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल, प्यारे बच्चों, गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है वो रदरफोर्ड ने बॉम्बार्डमेंट करी थी अल्फा पार्टिकल्स की। तो रदरफोर्ड के तजर्बे में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। बच्चों, रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल सोर्स लिया, जिसमें से मुसलसल अल्फा पार्टिकल, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही होती है, निकल रही होती है। और बच्चों, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम गोल्ड फॉइल बैरियर से टकराया गया। यानी अल्फा पार्टिकल्स की
बॉम्बार्डमेंट की गई गोल्ड फॉइल बैरियर पर। ये गोल्ड जो है बच्चों मेटल्स है, आपको मालूम है, तो गोल्ड मेटल फॉइल था जो बहुत ही बारीक था, उसकी थिकनेस बहुत ही कम थी। थिकनेस मैंने ब्रैकेट में लिखी है ताकि आप समझ लें कि ये कितना बारीक था। आप अंदाजा लगा लें 0.00004 सेंटीमीटर, बहुत ही बारीक फॉइल था। ऐसा फॉइल आपने बच्चों देखा होगा, सिल्वर फॉइल जो आप मिठाइयों पर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा गुलाब जामुन पे, चमचम पे, उससे भी कहीं ज्यादा बारीक ये गोल्ड फॉइल था। इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की गोलाबारी की गई। बच्चों गोल्ड फॉइल के पीछे एक स्क्रीन लगाई गई। ये सर्कुलर स्क्रीन जिंक सल्फाइड फ्लोरिसेंट स्क्रीन कहलाती है। ये बच्चों फ्लोरिसेंट मटेरियल से बनी हुई थी। इस स्क्रीन पर जैसे ही कोई पार्टिकल टकराता है, उसमें से हल्की हल्की फेंट लाइट निकलती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि स्क्रीन पर कोई चीज टकराई है। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद स्कैटर हो जाएंगी। उनकी स्कैटरिंग को नोट करने के लिए ZnS यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अल्फा पार्टिकल की बैक साइड पर लगाई गई। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से टकराएगी तो बहुत ही टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट उस जगह से निकलेगी। आइए आपको मैं डायग्राम से ये समझाता हूं। बेटा आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है हुज़ैफा, आवाज सबको सही आ रही है ना बेटा? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आपको सबको ठीक आ रही है? जी 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 ठीक है जी। हुज़ैफा आपको प्रॉब्लम है, आप इसका वीडियो दोबारा से देखिएगा अगर आपकी आवाज लैग हो रही है तो। हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए गौर से। अब डायग्राम आपके सामने आ गई है। और बच्चों आपके सामने डायग्राम देखिएगा। ये आपको ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये एक ब्लॉक है जिसपे एक सुराख आपको नजर आ रहा होगा। ये बच्चों लेड ब्लॉक है। बच्चों इसमें हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया है। ये देखिए आपको ये नजर आ रहा है रेडियो एक्टिव मटीरियल, ये देखिए ये वाला। ये बच्चों रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडियम की शक्ल में हमने लिया है। बच्चों वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होते हैं, वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और उनमें से नजर ना आने वाली शुआएं निकलती हैं जिनको रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं 3 तरह की शुआएं, 3 टाइप्स ऑफ रेज जो है वो निकलती हैं, जिनको हम बच्चों कहते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। बच्चों लेकिन इन 3 में से रेज जो है वो सिर्फ गामा है, बाकी अल्फा रेज रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल्स है, और बीटा रेज भी रेज नहीं है, पार्टिकल्स है। तो बच्चों इस लेड ब्लॉक में हमने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया और उसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकले उनको हमने एक स्लिट से गुजारा, यानी एक सुराख से गुजारा। ये स्लिट भी जो है बच्चों लेड की बनी हुई है। ये शुआएं आगे की तरफ बढ़ी, अल्फा रेज आगे जा रही हैं। बच्चों इसके रास्ते में ये आपके सामने देखें, ये मैं आपको लाल रंग से दिखाता हूं, ये गोल्ड फॉइल का बैरियर है। गोल्ड फॉइल की बहुत ही बारीक सी ये गोल्ड फॉइल बैरियर है। इससे जब अल्फा पार्टिकल्स टकराएं तो बच्चों टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल्स ज्यादातर, सुफियान ना करें बेटा आप, ये
आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स देखिए सीधी यहाँ पर आके टकराई, और जब बच्चों ये यहाँ पे टकराई तो यहाँ पर हल्की हल्की सी लाइट निकली इस तरीके से। इस लाइट निकलने को कहते हैं फ्लोरिसेंस। सो बच्चों फ्लोरिसेंस हुई बहुत ही माइन्यूट सी यहाँ पर। बच्चों ये गोल सी जो है, ये पूरे जो सर्कल गोल सा सर्कुलर आपको नजर आ रहा है, ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZNS की स्क्रीन। तो बच्चों ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधी गुजर गई, लेकिन बच्चों कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गई। देखें आपके सामने ये मैं दिखाता हूँ, ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो मुड़ गई। मुड़ने को कहते हैं, मुड़ने को कहते हैं रिफ्लेक्ट। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स बच्चों देखें कि वो बाउंस बैक हो गई, वो वापस आ गई, बाउंस बैक हो गई। तो बच्चों 3 ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में आए। तो आप लोग जल्दी से इस डायग्राम को, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आप ले लें बच्चों ये। तो बच्चों क्या हुआ रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में, कि रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया, और उस रेडियो एक्टिव मटीरियल को उसने गोल्ड फॉइल से टकराया। जैसे ही गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल टकराए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, बगैर मुड़े सीधे गुजर गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गए और कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गए, यानी 3 ऑब्जर्वेशन आई। क्या ऑब्जर्वेशन आई? कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए। हमें कैसे पता चला कि ये सीधे गुजर गए? क्योंकि वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में टकराए। तो वहां पर बच्चों लाइटनिंग हुई, फ्लैशेस हुए, और हमने उसको नोट कर लिया। कुछ पार्टिकल्स बच्चों बिल्कुल जो है वो मुड़ गए। उनके मुड़ने का पता हमें उनकी ZNS के ऊपर उनकी स्पॉट से चला, जो कि उस जगह पे लगेगा जहां पर वो टकराएंगे। और बच्चों कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल जो है वो वापस आ गए। तो जिस जगह पर स्क्रीन खत्म हो रही थी वहां पर जो है वो फ्लैशेस हुए। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है वो वापस आ गए, फ्यू पार्टिकल्स मुड़ गए, और ज्यादातर मोस्ट मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बगैर मुड़े गुजर गए। बच्चों ये गोल सी जो आपको सर्कुलर सी नजर आ रही है, ये स्क्रीन है, इसका नाम है ZNS स्क्रीन। अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर भी इसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है? So you can ask any question if you have any problem. तो बच्चों मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं एक्सपेरिमेंट, गौर से सुनिए। रदरफोर्ड ने एक लेड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव मटीरियल या एलिमेंट लिया, लाइक रेडियम, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकल रही थी। उनमें से सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को आगे लेके जाया गया, अल्फा पार्टिकल्स को आगे लेके जाया गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हरे रंग से अल्फा पार्टिकल्स को मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखेंगे ये अल्फा पार्टिकल्स, देखें ये निकल रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और ये देखिए ये गोल्ड फॉइल से टकराई हैं। टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स जो है जैसे ही गोल्ड फॉइल से टकराई हैं, तो ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधी गुजर गई, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ गई, ज्यादातर सीधी गुजर गई, यानी पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, पास्ट अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादातर मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट अल्फा पार्टिकल सीधी गुजर गई। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई, और बच्चों कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई।
वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए। जी जनाब, तो ये था एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपसे कुछ सवालत करता हूं, फिर आगे चलता हूं। बेटा अल्फा पार्टिकल्स, आपको मैंने बताया अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। दे आर सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिविटी में निकलते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसमें निकलते हैं। रेडियो एक्टिविटी रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए आपको बच्चों वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस में मौजूद है। बच्चों अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स की एक्सपेरिमेंट आपको हमने पढ़ाया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कोई सवाल आपको पूछना है, फिर हम आएंगे कंक्लूजन के ऊपर। अब अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है बेटा, जल्दी से सवाल कर लें फटाफट। यस, एनी क्वेश्चन? आर यू गेटिंग? काइंडली रिस्पॉन्ड। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो बताइए, नहीं आया तो बताइए, ताकि आपको समझा सके। 3-4 दफा आपको इसीलिए समझाया है। तो अब आ रहे हैं फिर कंक्लूजन की तरफ बेटा। आइए तो कंक्लूजन शेयर करते हैं आपसे, और आपको बताते हैं कि ये क्यों हुआ, स्कैटरिंग क्यों हुई, इसकी वजह आपको समझाते हैं। देखें जी, अब आप इधर देखिए, गौर से देखिए। देखें बच्चों, जो गोल्ड फॉइल है वो गोल्ड के एटम से मिलके बनी है। ये बच्चों गोल्ड का एटम है आपके सामने। ये वो फॉइल का एटम हमने बड़ा करके दिखाया है। बच्चों रदरफोर्ड के मुताबिक जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, जिसको आगे चल के न्यूक्लियस कहेंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है 2+। तो बच्चों जब हम अल्फा पार्टिकल्स को एटम से गुजारेंगे तो चूंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खाली है, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बच्चों बगैर मुड़े सीधी गुजर गई। जैसे कि आपको हुज़ैफा अहमद, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आपका नाम मैं अभी आपके घर फोन करवाता हूं कि जी ये बच्चे आपका पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि निशान लगाने के लिए आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों एटम का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खाली होता है। रदरफोर्ड का ये दिमाग में ये था कि एटम जो है वो एक हॉलो स्फीयर की तरह होता है। एटम एक हॉलो स्फीयर की तरह होता है जिसका बेशतर हिस्सा अंदर से खाली होता है। तो बच्चों जब अल्फा पार्टिकल उस खाली हिस्से से गुजरेंगी तो सीधी गुजर जाएंगी, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बच्चों कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जो न्यूक्लियस के करीब से गुजरी, सेंट्रल पार्ट के करीब से गुजरेंगी, ये वाली बच्चों देखिए, ये वाली, तो बच्चों वो मुड़ जाएंगी, क्योंकि बच्चों अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों रिपल्जन होगी। सेम चार्जेस के दरमियान क्या होती है? रिपल्जन। क्या होती है? रिपल्जन। तो बच्चों रिपल्जन की वजह से अल्फा पार्टिकल्स मुड़ जाएंगी। तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से गुजरेंगी कोनों पर से, वो तो बच्चों मुड़ जाएंगी। लेकिन बच्चों जो बीच में टकराएगी, जो बीच में टकराएगा अल्फा पार्टिकल, वो बाउंस बैक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों बीच में रिपल्जन बहुत स्ट्रांग है। बीच में रिपल्जन स्ट्रांग है और साइडों पर वीक है। साइडों पर वीक है। तो वीक रिपल्जन की वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगी, और बच्चों स्ट्रॉन्ग रिपल्जन की वजह से रिफ्लेक्ट होंगी। तो बच्चों ये नतीजा हमने निकाल लिया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खाली है, यानी एटम जो है बच्चों अंदर से एम्प्टी है। एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है। एटम इज एम्प्टी इनसाइड।
एटम का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खाली है, जिसकी वजह से जितनी भी अल्फा पार्टिकल्स थी वो सीधी गुजर गई। लेकिन बच्चों एटम का बीच का हिस्सा खाली नहीं है। एटम का जो बीच का हिस्सा है बच्चों वो डेंस है। क्या है? डेंस है, यानी भरा हुआ है। और सारे पार्टिकल्स एटम के जो भारी भारी पार्टिकल्स हैं वो सब बीच में हैं, और पॉजिटिव चार्ज भी बीच में है एटम का। तो जैसे ही कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, तो रिपल्जन की वजह से या तो वो मुड़ जाएगा या फिर वापस आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि रिपल्जन वीक है या स्ट्रॉन्ग। कोनों पर रिपल्जन वीक है बच्चों, कोनों पर रिपल्जन वीक है। लेकिन बीच में बच्चों इस जगह पे सेंटर में रिपल्जन क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इज इट क्लियर टू यू? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। यस जनाब, बात समझ में आ रही है? उज़ैफा, यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन उज़ैफा? यस उज़ैफा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों के? जी बेटा नोट्स में है, अगर नोट्स में नहीं भी है तो ये आपको तो हम पीडीएफ में भेज देते हैं। जी बेटा तमाम एटम अंदर से खाली होते हैं। आप समझ लें कि 99% एटम का हिस्सा अंदर से खाली होता है। जी स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसका रदरफोर्ड मॉडल का आपको जिससे आपको अच्छा लगे उससे याद कर ले बेटा, ये आपकी मर्जी है। नाउ बच्चों अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ऑब्जर्वेशंस आपको पढ़ा दी, अब हम आपको पढ़ाएंगे कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और इन कंक्लूजन्स को हम कहते हैं अजम्पशंस। क्या कहते हैं? अजम्पशंस। तो बच्चों रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक एक एटम के अंदर दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा हिस्सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है। तो रदरफोर्ड ने बच्चों अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स पेश किए। तो बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 5 अजम्पशंस हैं। बच्चों अजम्पशंस का मतलब होता है मफरूजा, यानी फर्ज की हुई बात। तो रदरफोर्ड ने 5 कंक्लूजन एज्यूम किए। तो पहला कंक्लूजन क्या था? सुनिए जनाब, मोस्ट ऑफ द स्पेस occupied by an atom, that is atom's volume is largely empty, यानी एटम का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खाली होता है। क्यों? क्योंकि एटम की अंदर से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बगैर मुड़े गुजर गई। बगैर मुड़े गुजरने का क्या मतलब है? कि एटम अंदर से खाली है। दूसरी बात, an atom consists of very small positively charged central heavy part called nucleus. स्टूडेंट्स एटम का जो बीच का हिस्सा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बहुत छोटा हिस्सा होता है, ये बहुत छोटा हिस्सा होता है एटम का, जो बीच का हिस्सा होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको न्यूक्लियस कहा गया। इन विच मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड, और इस सेंट्रल पार्ट में एटम की सारी मास मौजूद होती है। और एटम की मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होती है। ये आपको अगले पॉइंट में बताएंगे। बच्चों प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। बच्चों एक एटम के जितने प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी एटम की जितनी मास होती है वो एटम के इस स्मॉल रीजन में मौजूद होती है।
एटम की इस सेंट्रल कोर को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ये बच्चों कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए जो आप पढ़िएगा, लेकिन सिर्फ आपको जहन में ये वाली बात रखनी है जो कि लाल रंग से हमने लिखी हुई है। तो बच्चों पहला पॉइंट दोबारा से सुने, एटम का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खाली होता है, यानी एटम का ज्यादातर वॉल्यूम एम्प्टी होता है, अंदर से वेकेंट होता है, क्योंकि जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एटम से बगैर मुड़े गुजर जाती हैं। सेकंड पॉइंट बच्चों ये है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो हैवी होता है, डेंस होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। तीसरी बात बच्चों, द न्यूक्लियस इज बिल्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बच्चों न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। चूंकि बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो इनको मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। बच्चों मास ऑफ एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम की सारी मास उसके न्यूक्लियस में मुर्तकिज होती है। बच्चों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए बच्चों न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है +Ze। बच्चों Z का मतलब है एटॉमिक नंबर और E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में होती है। चौथा पॉइंट, द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बच्चों एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी एटम के ऊपर जीरो चार्ज होता है। तो इससे ये नतीजा निकाला गया कि एटम में जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन्स, वो लाजमी तौर पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने चाहिए, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एटम में बराबर होने चाहिए, यानी P इक्वल्स टू E, P इक्वल्स टू E। नहीं बेटा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियस में बेटा आपका कौन होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में बराबर होंगे, यानी P इक्वल्स टू E। और बच्चों जो प्रोटॉन का चार्ज है जो कि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, ये दोनों चार्ज बराबर है, इसलिए बच्चों इन दोनों चार्जेस का जो सम है वो जीरो आएगा, तो एटम बच्चों न्यूट्रल बन जाएगा। तो एटम जो है वो बच्चों न्यूट्रल बन गया, एटम का टोटल चार्ज जीरो हो गया। हालांकि एटम में प्रोटॉन मौजूद है और प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, लेकिन एटम पर टोटल चार्ज एज ए होल जीरो है। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों अब आखिरी पॉइंट आप जल्दी से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस in extranuclear part in various imaginary circular paths called orbits or shells or energy levels। तो बच्चों ये आखिरी पॉइंट आपको मैं आपको नोट पैड पे समझाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखिए आप लोग और से देखिए स्टूडेंट, ये एटम का सेंट्रल पार्ट है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ्स होते हैं,
इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। और इनको शेल्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन इन शेल में रिवॉल्व करता है बहुत ही हाई स्पीड से। इलेक्ट्रॉन साकिन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होता है। और इसी तेज रफ्तारी की वजह से वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, और जो चीज बहुत तेजी से मूव करती है सर्कल में, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक फोर्स बच्चों उसको सर्कल से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। और बच्चों, एक फोर्स सर्कल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ धकेलेगी, उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अगर इन दोनों में से कोई एक फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन या तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा या फिर एटम से बाहर निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, इस 5वें पॉइंट के ऊपर दो ऑब्जेक्शंस कर दिए गए, और ये ऑब्जेक्शंस रदरफोर्ड के स्टूडेंट नील बोहर ने किए। वो ऑब्जेक्शंस हमारे कोर्स में रिड्यूस सिलेबस में निकाल दिए गए हैं। सिर्फ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे कोर्स में है, जिसके 5 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए। तो अब आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो बच्चों आप लोग कर सकते हैं। टाइम हमारा खत्म होने वाला है, कुछ मिनट्स हमारे बाकी हैं। जी स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को जो सर्कल में मूव करती है, सर्कल के सेंटर से दूर लेके जाती है, वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहलाती है। और वो फोर्स जो कि जो फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली बॉडी को सर्कल के अंदर खींचती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी। तो बच्चों, 5वें पॉइंट में ये बात सबसे अहम है कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूम रहा है एटम में सर्कुलर पाथ्स में, जिनको ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स में होगा, शेल्स में घूमता है बहुत तेज रफ्तारी से। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज। कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा या नहीं करेगा, ये बात जो है ये ऑब्जेक्शन में हमने पढ़नी है, लेकिन वो हमारे पास नहीं, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तहा जो भी चीज कंटिन्यूअसली मूव करती है और उस बॉडी पे चार्ज भी हो, तो फिजिक्स की थ्योरी की रोशनी में उसमें से मुसलसल एनर्जी निकलनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन से वो एनर्जी नहीं निकलती। इसका जवाब बोहर नामी साइंसदान ने अपने मॉडल में दिया, जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल, जो रिड्यूस सिलेबस में मैंने आपको बताया कि नहीं है। जी स्टूडेंट्स, टाइम इज अप। टाइम इज अप। एनी क्वेश्चन प्लीज।
ओके बेटा, नो क्वेश्चन। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अल्लाह हाफिज।